जयपुर से एक खबर है जहां पर एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दी बधाई। विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसयूआई की निडर आवाज सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करती रहेगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान एनएसयूआई का प्रथम अध्यक्ष रहने के नाते संगठन से मेरा विशेष भावनात्मक जुड़ाव रहा है। एनएसयूआई के झंडे और लोगों को डिजाइन करने में मैंने भी अपनी भूमिका निभाई थी। आज जब उच्च शिक्षण संस्थानों में नफरत की राजनीति का वातावरण बनाने की कोशिशें हो रही हैं, ऐसे समय में उसके विरुद्ध एनएसयूआई का संघर्ष सराहनीय है। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एनएसयूआई को लेकर कई सारी भावनात्मक बातें लिखी हैं और एनएसयूआई की भूमिका को लेकर उन्होंने अपनी बातें शेयर की हैं और ये भी कहा है कि एनएसयूआई का प्रथम अध्यक्ष होने के नाते एनएसयूआई की स्थापना में मेरा भी रोल रहा था। एनएसयूआई के लोगों को डिजाइन करने में रोल रहा था। विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसयूआई की निडर आवाज सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करती रहेगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एनएसयूआई को लेकर ये बातें कही हैं। वहीं अब खबर भीलवाड़ा से है जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मेडिसिटी ग्राउंड भीलवाड़ा में आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नवकार महामंत्र विश्व के प्राचीनतम एवं पावन मंत्रों में से एक है, जो अहिंसा, अपरिग्रह एवं अनेकांतवाद जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। ये मंत्र न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि समाज में शांति, समृद्धि एवं सुरक्षा का भी संदेश देता है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ गई है। राज्यपाल बागड़े ने जैन धर्म की महान परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि तीर्थंकरों ने क्रोध, मोह एवं द्वेष जैसे आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर आत्मज्ञान एवं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने आह्वान किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इन विकारों का त्याग कर आत्मोन्नति की दिशा में अग्रसर हों। ऐसे परिदृश्य में भगवान महावीर द्वारा दिया गया जियो और जीने दो का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। जयपुर से खबर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर आएंगे, जहां वे पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे और इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर राज्य भर में तैयारियां तेज हो गई हैं और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, उनसे बात करते हैं। जवाहर जी, ये बड़े समय से इंतजार था और शायद आपकी सरकार का प्रयास भी यही था कि पीएम मोदी के हाथों से ही लोकार्पण हो रिफाइनरी का। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम विशेष आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने 2.25 वर्षों में राजस्थान के विकास को गति देने के लिए और आम जन की सुविधाओं के लिए जो करके दिखाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने जो मांगा वो भारत सरकार ने दिया। आप राम जल सेतु लिंक परियोजना को देख लें, बहुत महती परियोजना जिसके लिए पूर्वी राजस्थान के 17 जिले और वहाँ के लोग बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उस पर राजनीति की, उसको मंजूर नहीं होने दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पदभार ग्रहण किया तो उसके 2 महीने के अंदर ही उसकी स्वीकृति भी लाए, एमओयू हुआ, एमओए हो गया, काम हो गया और कल स्वयं उसका निरीक्षण करके आए हैं। आप देख सकते हैं कि रिफाइनरी राजस्थान के लिए एक लाइफ लाइन भी साबित होगी, जिस तरह से उसकी रॉयल्टी मिलेगी और आमदनी बढ़ेगी और लोगों के लिए रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास किया, क्योंकि कांग्रेस के समय पर इन प्रोजेक्टों पर रोक सी लगी, अवरुद्ध हुए, काम पूरे हो नहीं पाए। लेकिन 92,000 करोड़ रुपया की सैंक्शन दे करके रिफाइनरी को चालू करने का काम, और 21 अप्रैल को जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी राजस्थान की धरा पर पधारेंगे तो ये राजस्थान को ही नहीं पूरे देश को एक सौगात देने का काम करेंगे और रिफाइनरी काम करना शुरू कर देगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट है कि लाइफ लाइन होगी, निश्चित रूप से ये राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मैं कह सकता हूँ कि जयपुर में मेट्रो का 2य फेज जयपुर के लोगों के लिए बहुत आवश्यक
अब जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, लोगों के पास साधन बढ़ रहे हैं, आवागमन में दिक्कतें आती हैं, तो उस सिस्टम को सुधारने के साथ साथ हमने द्वितीय फेज की डिमांड की और कैबिनेट ने उसको भी पारित कर दिया। जयपुर को सौगात मिली है, राजस्थान को सौगात मिली है और लगातार सौगातें मिल रही हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करना चाहूँगा कि ऐसे विकासोन्मुखी मुख्यमंत्री जो जब भी दिल्ली जाते हैं तब राजस्थान को सौगात लेकर के आते हैं। यही तो अंतर है। कांग्रेस के लोग दिल्ली जाते थे सरकार बचाने के लिए, अपने विधायकों को बंद कर देते थे होटलों में और ये चक्कर लगाते थे, राजस्थान को 50 साल पीछे ले गए थे। माननीय मुख्यमंत्री गिरिराज जी के भक्त हैं, गिरिराज गोवर्धन जी की कृपा हुई और अब राजस्थान विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रोड मैप है उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और भारत सरकार जिस तरह से राजस्थान के विकास के लिए नई नई परियोजनाएं और राजस्थान की जनता को सौगात देने का काम कर रही है, ये उल्लेखनीय है। लेकिन कल पूर्व सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं रिफाइनरी को लेकर कि इसकी कीमत दुगनी तिगनी हो गई। अगर बहुत पहले इसका उद्घाटन कर दिया जाता, हमारे समय जिस तरह तेजी से काम चल रहा था वो धीमा हुआ और उसका नुकसान प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के जो सकारात्मक प्रयास हैं उन पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी जो सीनियर नेता है राजस्थान में, वो पता नहीं विचलित से होकर के बयान जारी करते हैं। मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो रिफाइनरी का काम रुका। माननीय अशोक गहलोत जी, अब भी दिखाई नहीं दे रहा आपको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी इसका शुभारंभ हो रहा है। 21 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये अवरुद्ध हुआ है कि इसको चालू करने का काम किया जा रहा है। लेकिन वो राजस्थान की जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और अब तो माननीय अशोक गहलोत जी के बयानों पर लोग हंसने भी लगे कि इस तरह के रिलेवेंट बयान जारी कर रहे हैं। ऐसे अनुभवी नेता 3 बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आप चाहते तो इस रिफाइनरी को चालू करा देते, लेकिन आपने इसको दलदल में धकेलने का काम किया। कभी आपने भारत सरकार से आपकी सरकार रही थी तब भी आप थे और हमारी सरकार रही थी तो आपने प्रयास ही नहीं किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सकारात्मक प्रयास किए हैं और 92,000 करोड़ रुपया की सहायता भी हमको सैंक्शन हुई है और रिफाइनरी 21 अप्रैल को चालू भी हो रही है। मैं समझ सकता हूँ अशोक गहलोत जी, आप भी यदि उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो तो घर बैठ के ताली जरूर बजाना, शुभकामनाएं देना। सवाल के साथ बात खत्म करूँगा इस बार जी। वो एक इंतजार शास्त्र भी चला रहे हैं, अभी कई परियोजनाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में जो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर फैसला आया था कोर्ट का, उसको लेकर भी कांग्रेस के नेताओं ने आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी का सोशल मीडिया पर कैंपेन जो इंतजार शास्त्र का है, राजस्थान की जनता भी ये कह रही है कि कांग्रेस की ये नीति रही है कि राजस्थान की जनता को विकास के लिए इंतजार की लाइनों में खड़े रखा। देश की आज़ादी के 80 साल में मैं समझ सकता हूँ 55 साल के लगभग देश पर भी शासन रहा और माननीय अशोक गहलोत जी स्वयं 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान की जनता इंतजार करती रही कि रिफाइनरी कब चालू होगी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रही है। राजस्थान की जनता इंतजार करती रही कि चंबल का पानी पूर्वी राजस्थान में कब आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। राजस्थान की जनता और राजस्थान के किसान ये उम्मीद करते रहे कि इनके नेता राहुल गांधी जी कह के गए थे 10 दिन में कर्ज माफ़ होगा, 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ। लेकिन धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये में 3,000 और जोड़ करके किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया। राजस्थान का युवा ये इंतज़ार कर रहा था कि हमें कब नौकरी मिलेंगी, कब पेपर लीक से छुटकारा मिलेगा। वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आई सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। बम पर भर्तियां निकाली हैं, हमने भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया। मैं यही तो कहता हूँ, इनके इंतजार शास्त्र पर भारी पड़ा है माननीय भजनलाल शर्मा जी का विकास शास्त्र, और उस विकास को धरातल पर ले जा करके राजस्थान का सर्वांगीण विकास करने के संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। ये थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, जिनका कहना है कि 21 अप्रैल को पीएम मोदी प्रदेश और देश को बड़ी सौगात देंगे जो प्रदेश की भाग्य रेखा साबित होगी। साथ ही अशोक गहलोत के इंतजार शास्त्र पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने बड़ा बयान दिया है कि इंतजार शास्त्र पर भारी पड़ा सीएम भजनलाल शर्मा का विकास शास्त्र। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।
जयपुर से खबर है जहां पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पंत कृषि भवन में आयोजित एक अहम कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे हैं और इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 पर विशेष फोकस किया जा रहा है। मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे जहां पर जल संरक्षण CSR के जरिए निजी भागीदारी बढ़ाने और जल संकट के समाधान के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। तो जल स्वावलंबन अभियान 2.0 मंत्री मदन दिलावर पहुंचे पंत कृषि भवन और जल संरक्षण को लेकर सरकार अधिकारियों के साथ चर्चा करती हुई नजर आ रही है। विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। जल स्वावलंबन अभियान 2.0 पर कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें मंत्री मदन दिलावर पहुंचे हैं। तो पंत कृषि भवन में ये कार्यशाला आयोजित की गई है। CSR के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। जयपुर के जम्वा रामगढ़ से खबर है जहां पर चलते हुए बाइक में अचानक से आग लगने का मामला सामने आया है। देखते ही देखते ये बाइक सड़क पर आग का गोला बन गई। जम्वा रामगढ़ के जयपुर जम्वा रामगढ़ स्टेट हाईवे पर हुए हादसे में बाइक सवार इलियास खान का हाथ झुलस गया है। घटना जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र के नाई की थड़ी इलाके की है और खास बात यह है कि क्षेत्र में वाहन में आग लगने की लगातार दूसरी घटना सामने आई है। वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है। पदमपुर मार्ग के 9A टोल नाके के पास देर रात कार और बाइक की टक्कर सामने आई है। बाइक सवार युवक की हुई मौके पर ही मौत। देर रात शव को रखवाया गया। पदमपुर CHC मॉर्चुरी में मृतक 32 वर्षीय रामस्वरूप सावत्सर का था। रहने वाला चूनावड़ थाना प्रभारी IPS ज्ञानेंद्र भारती पहुंचे पदमपुर CHC और मृतक के परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बांसवाड़ा से खबर है जहां पर इंडस्ट्रीज एरिया नवागांव रोड स्थित कोयला थर्मल फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया है। बांसवाड़ा की सिंटेक्स मिल की शाखा में काम कर रहे ऑपरेटर मोहन की मशीन में फंसने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी खंगाला जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी राज्य में अपनी संगठन की पकड़ को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और इसी कड़ी में बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को बंगाल प्रवासी प्रभारी की अहम जिम्मेदारी दी गई है। वे पिछले 4 महीनों से लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटे हैं और प्रवासी मतदाताओं के बीच संपर्क साध रहे हैं। जोधपुर से खबर जहां पेयजल संकट को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जोधपुर के पाबूपुरा इलाके में महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं और जलदाय विभाग के कर्मचारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गईं। महिलाओं के इस कदम से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें पहुंचकर हालात संभालने में जुटी हुई हैं। झुंझुनू जिले के गुड़ागौड़जी कस्बे में 4 अप्रैल की रात हुई गैंग वॉर अब नया मोड़ लेती नजर आ रही है। मामले में पुलिस ने RLP नेता मनदीप बराला को गिरफ्तार कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। वहीं घायल युवक रोहित खारड़िया के परिजनों ने बराला पर फायरिंग करने का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि पुलिस अब तक फायरिंग से इनकार करती रही है। परिजनों के अनुसार हमले के दौरान रोहित को 3 गोलियां लगी हैं, जिनमें हाथ और पैर घायल हुए। चोमू के निजी अस्पताल की रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि बताई जा रही है, जबकि एक्सरे में पैर में 2 गोलियां फंसी होने की बात सामने आ रही है। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि उस रात 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें बाजार में तोड़फोड़ और उत्पात मचाया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 4 तारीख को रात की घटना है ये, और इसमें मनदीप बराला था, वो गाड़ी लेके आया। मेरे भाई गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी के कैंपर थी, उसमें पीछे से आके टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद में मेरा भाई नीचे उतरा और मनदीप बराला नीचे उतरा। उसने जाती सोचा गालियाँ दी मेरे भाई को। उसके बाद में गोलियाँ
ताबड़तोड़ गोलियां चला दी उसने। वो अपने बचाव के लिए हाथ को ऊपर नीचे किया तो एक तो उसके हाथ से आर पार हो गई गोली और एक गोली शटर में जाके लगी, 2 उसके बाएं पैर के अंदर लगी है जो ऑपरेशन करवा के निकलवा लिया हमने। वहाँ से एम्बुलेंस गुडा CHC आई लेके उसको, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन गुडा CHC से झुंझुनू रेफर कर दिया गया चिकित्सा अभाव के कारण। फिर यहाँ पे हम लोग, मैं और मेरे चाचा जी हैं, सुबह आके पहुँचे। यहाँ पे पहुँचने के बाद में डॉक्टर से बात की कि सर इसका क्या सीन है, बताइए कुछ ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मंगलवार। वहीं रामगढ़ कस्बे में PWD द्वारा कंडम घोषित पुराने तहसील भवन को अधिकांशतः स्वतः ध्वस्त करने के बावजूद एक जर्जर हिस्सा छोड़ दिया गया है, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। करीब 3 महीने पहले 95% भवन गिराया जा चुका है, लेकिन बचा हुआ कमरानुमा हिस्सा कभी भी ढह सकता है और इसी स्थान के पास अधिवक्ता और उनके मोकिल जो हैं वो रोज बैठते हैं, जबकि दीवारों और छत से लगातार मलबा गिर रहा है। बरसात में नमी से ये खतरा और बढ़ सकता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि कमरे में रखा सरकारी सामान हटाने में देरी के कारण इसे नहीं तोड़ा गया, जबकि कई बार मांग के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी छत गिरने की घटना हो चुकी है, जिसके बाद भवन को खंडर घोषित किया गया था। नई तहसील या मिनी सचिवालय का काम भी अब तक शुरू नहीं हुआ है, जिससे स्थिति और चिंताजनक बनी हुई है। हम बैठे हैं, ये पुरानी तहसील परिसर है और इस तहसील परिसर में जो भी बिल्डिंग थी PWD द्वारा डिसमेंटल घोषित कर दिया था इसको, यानी कि जो भी इसमें निर्माण है वो बिल्कुल कभी भी गिर सकता है। तो इस तहसील के कुछ हिस्से को तो तोड़ दिया, लेकिन कुछ हिस्सा सहज जो मेरे पीछे है, जो कई बार इसमें पत्थर जो दिख रहे हैं, ये पत्थर भी गिर जाते हैं, कई काश्तकार बचे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये वहीं नदबई से खबर है, नदबई में सराफा व्यापारी की दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में सिंधी तिराए पर व्यापारियों का धरना। SDM सचिन यादव और पुलिस अधिकारी कर रहे हैं समझाइश का प्रयास। व्यापार संघ और सर्व समाज के लोग कर रहे हैं जमकर नारेबाजी। सर्व समाज की मांग, नदबई पुलिस थाने को किया जाए लाइन हाजिर। नदबई में पुरानी मंडी स्थित बंसल ज्वेलर्स से चोरी की वारदात सामने आई है। दुकान की शटर तोड़ करीब 10 लाख के आभूषण चोरी की वारदात से जो इलाके के लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं।